कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है अर्थव्यवस्था को बूस्टर 3.0। जी हाँ, अर्थव्यवस्था हमारी थोड़ी गड़बड़ा गई थी कोरोना की वजह से, जिसको पटरी पर लाने के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर लगातार कोशिश कर रही हैं, प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये काबू में आए। हालांकि ये अलग बात है कि इतनी घोषणाओं और इतनी योजनाओं के बाद भी ये अभी काबू में नहीं आ रही है। हालांकि निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि अब अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है, लेकिन हम बात करें तो अभी जो लास्ट जीडीपी नापी गई थी उसमें 23.9% की गिरावट दर्ज की गई थी। और अब अभी जो आरबीआई का अनुमान है वो 9% की गिरावट अभी भी इसमें कायम रह सकती है। लेकिन निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री लगातार इसमें आशान्वित है और वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आएगी और हम इसीलिए इसको डोज पर डोज दे रहे हैं। और अब आत्मनिर्भर का एक और डोज दिया गया है, ये तीसरा डोज है। इसके पहले मार्च में 20 लाख करोड़ का एक डोज दिया गया था, उसके बाद मई में एक डोज दिया गया था और अब नवंबर में एक और डोज दिया गया है। पिछले डोज की अगर हम बात करें, डोज 2 की बात करें, आत्मनिर्भर 2.0 की बात करें तो उसमें उद्योगों को तो काफी राहत दी गई थी, लेकिन लोगों के हाथ में परचेसिंग पावर नहीं थी, इसलिए ये अर्थव्यवस्था मूव नहीं कर सकी। और इस बार कोशिश की गई है किसानों को रिझाने की, नए रोजगार पैदा करने की, क्योंकि बेरोजगारी दर काफी बढ़ गई है, उसको समाप्त करने की कोशिश की गई है। किसानों को उर्वरक के रूप में 18,000 करोड़ रुपए 86,000 करोड़ रुपए देने की बात की गई है। और इसी के साथ साथ में तमाम अन्य उपाय किए गए हैं जिससे कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आए। और इसमें बैंकों का एक अहम किरदार है और कहा यह जा रहा है कि बैंक क्रेडिट में 5.1% की तेजी आई है। ऋण लगातार देने की बात की जा रही है। हम इसी पर चर्चा करेंगे ये जो आत्मनिर्भर 3.0 है कितना कारगर साबित होगा और पिछले जो 2 आत्मनिर्भर का ऐलान किया गया था उससे कितना इतर है और क्या ये अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटा पाएंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है और हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। दिवाली से पहले आखिरकार इकोनॉमी सेक्टर को जिस बात का इंतजार था वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया के सामने आकर रख दी। धनतेरस के दिन वित्त मंत्री ने दिल्ली में आत्मनिर्भर 3.0 यानी प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा कर उद्योग जगत को धनतेरस का गिफ्ट दे दिया। इस दौरान निर्मला सीतारमण ने एक देश एक राशन कार्ड, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, आपातकालीन ऋण गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और किसानों के लिए कई घोषणाएं की। सुस्ती से जूझ रही देश की इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए केंद्र सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी के तहत गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये राहत दी। इस बार आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के तहत 2,65,080 करोड़ रुपए के 12 उपायों की घोषणा की गई। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। सरकार इससे जुड़े कर्मचारियों को ईपीएफओ से जोड़ेगी। ऐसे कर्मचारी जो पहले पीएफ के लिए रजिस्टर्ड नहीं थे और उनकी तनख्वाह 15,000 से कम है तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। निर्मला सीतारमण ने बताया कि आरबीआई ने तीसरी तिमाही में इकोनॉमी के पॉजिटिव ग्रोथ का अनुमान जताया है। शेयर बाजार और मार्केट कैप के बढ़त हमारे प्रयासों का नतीजा है। बीते दिनों के लिए फैसलों की वजह से जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ा है। सालाना आधार पर इसमें 10% की तेजी आई है। वहीं बैंक क्रेडिट में
23 अक्टूबर तक 5.1% तेजी आई, जबकि विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है। आपको बता दें कि बुधवार को ही सरकार ने 10 सेक्टरों में मैन्युफैक्चरर्स के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए के प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की घोषणा की थी। इससे पहले सरकार ने मई में आत्मनिर्भर भारत के तहत करीब 21 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया था। आरबीआई ने पहले ही अनुमान लगा रखा था कि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी में 9.5% की गिरावट आ सकती है। ऐसे में वित्त मंत्री का बूस्टर प्लान उद्योग जगत कितना राहत देगा, इसकी तस्वीर आगे आने वाले वक्त में साफ होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज। दोनों आवाज डिस्टर्ब हो रही है बीच में। जी हाँ, ये बूस्टर 3 था, आत्मनिर्भर 3.0 है। इससे क्या वाकई इकोनॉमी बूस्ट करेगी? तमाम प्रयास सरकार ने किए और उसी कड़ी में एक और ये प्रयास है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मोहित सूरी साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं IIA के। बहुत स्वागत है मोहित सूरी जी आपका। कैथल साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री हैं। आपका भी बहुत स्वागत है कैथल साहब। और हमारे साथ यहाँ लखनऊ स्टूडियो से भी पवन कुमार जी जुड़ चुके हैं, उपाध्यक्ष हैं बैंक ऑल ओवर इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा सूरी साहब का रुख करेंगे। सूरी साहब, ये जो 3.0 आत्मनिर्भर 3.0 है, आपको क्या इससे कोई उम्मीद जगती हुई नजर आ रही है, या कितना बढ़ पाएगी अर्थव्यवस्था इससे? पेंडेमिक है, ये वंस इन अ सेंचुरी है और ये समस्या बहुत गंभीर है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार अपनी कोशिश कर रही है पटरी पे लाने के लिए। जो आज का पैकेज आया है, गवर्नमेंट ने जो पैकेज दिया है, उससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलना चाहिए रियल एस्टेट सेक्टर को। रियल एस्टेट सेक्टर चलने से बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो चलेंगे, जिसको फ़ायदा होगा। जैसे कमर्शियल व्हीकल्स को फ़ायदा होगा अगर ऑटो सेक्टर अच्छा चले, सीमेंट इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, स्टील इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। हाँ, तो गवर्नमेंट का मूव है। गवर्नमेंट का मूव इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है, ये पैकेज उतना बड़ा नहीं है जितना होना चाहिए था। बट येस, गवर्नमेंट इज इन द राइट डायरेक्शन। इट इज ट्राइंग टू रिवाइव डिमांड, क्योंकि अभी तक जो भी हम लोग बात कर रहे हैं रिवाइवल की, ये सब पेम्प्ट अप डिमांड है और फेस्टिवल डिमांड है। ये कितनी फेस्टिवल के बाद कितना सस्टेन करेगी डिमांड, वो बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल। उसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए शायद गवर्नमेंट ने ये डिमांड दी है। गवर्नमेंट रियलाइजेस दैट आफ्टर द फेस्टिवल देयर विल बी अ डिक्रीज इन डिमांड और लोगों की परचेजिंग पावर कम हुई है, तो गवर्नमेंट ने उसी को काउंटर करने के लिए दिया है। लेकिन आज के पैकेज में सबसे ज्यादा जो मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग चीज रही कि गवर्नमेंट ने स्क्रैप पॉलिसी जो ऑटोमोबाइल्स के लिए बार बार डिस्कस हो रहा है, उसको फिर से इग्नोर किया है। स्क्रैप पॉलिसी लाना बहुत जरूरी है, नॉट ओनली फ्रॉम द इकोनॉमिक एंगल ऑल्सो। आजकल जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम चल रही है, दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम। दिल्ली में क्या हाल है, लखनऊ में क्या हाल है, आप देख ही रहे हैं। पॉइजनस गैस की तरह हमारा एयर हो गई है। अगर स्क्रैप पॉलिसी आएगी तो इससे BS6 टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियां और BS4 टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियां चलेंगी और पुरानी गाड़ियां हटेंगी। और स्क्रैप पॉलिसी आने से बहुत सारे सेक्टर्स को एडवांटेज मिलने वाला है। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग द गवर्नमेंट टू अनाउंस द स्क्रैप पॉलिसी टुडे, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले चंद दिनों में कुछ ना कुछ गवर्नमेंट इसके बारे में जरूर करेगी। लेकिन आज का पैकेज ठीक है मोहित साहब, ठीक है मोहित साहब, बने रहिए हमारे साथ में। दोबारा से आपका रुख करेंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, राम नरेश रावत जुड़ चुके हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है सर आपका भी। बैंक के ऊपर काफी जी का रुख करेंगे पवन जी। बैंक के ऊपर काफी भार पड़ गया है, दशहरा के दिन भी बैंक खोलना पड़ा। लेकिन अच्छी बात यह कि बता रहे हैं बैंक क्रेडिट में 5.1% की तेजी आ रही है। और ये जो पैकेज है, चूंकि आप बैंक से रिलेटेड हैं, कितना असर दिखाएगी देश में? सरकार की जो भी नीतियां हैं वो बैंक के माध्यम से ही लागू होती हैं जी। थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहता है, कभी गवर्नमेंट कहती है हम बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करेंगे, कभी कहती है हमें हमारी पॉलिसीज आप लागू करें। हमें लगता है कि अगर बैंक प्राइवेटाइजेशन हो जाएंगे तो उनकी नीतियां तो लागू नहीं हो पाएंगी। हाँ, जो अब नीतियां इधर लाई गई हैं, हम सिर्फ उस पर चर्चा करें, मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये अभी पहले लॉट में गवर्नमेंट ने SME सेक्टर को, MSME सेक्टर को आगे बढ़ाने की बात की थी। दूसरे में जो दशहरा की आपने बात की, दशहरा पर हमने एकदम जो अपना लोअर लेवल का
स्ट्रीट वेंडर थे उनके लिए एक पैकेज लाए थे, और उस पैकेज की तो शायद कहीं घोषणा भी नहीं थी, और वो पैकेज देखने में बहुत छोटा था। हर वेंडर को हमने 10,000 तक के लोन दिए और रातों रात वो लोन दिए गए, जबकि उसमें जिम्मेदारी दी गई थी सूडा को और नगर निगम को कि वो बारोवर्स को हमारे बैंक तक लाएगी, जिसमें वो पूरी तरह सफल रहे। ये सिर्फ इसलिए सफल हो पाया क्योंकि हम लोगों ने पहले से पूरी तैयारी करके रखी थी, और इवन वेंडर्स को हमें ढूंढ ढूंढ के पकड़ पकड़ के लोन देना पड़ा। हमें लगता है कि वो लोन देने के बाद उनके पास एक पूंजी है अब कुछ दिन का अपना टर्नओवर चलाने के लिए कंज्यूमर पर्पस से। तो पक्की बात है कि ये कंजम्पशन जब लोअर लेवल से मार्केट में आएगा तो इकोनॉमी बूस्ट होगी। इसके बाद आज का पैकेज रियल एस्टेट को बढ़ावा देगा, तो ओवरऑल धीरे धीरे करके सरकार अलग अलग सेक्टर को पैकेज दे रही है। तो हमें लगता है कि शायद मार्च तक का सरकार का टारगेट है कि हम अपनी इकोनॉमी को नॉर्मल स्टेज पे ले जाएं। जी चलिए, मार्च तक की उम्मीद है कि अपनी इकोनॉमी को नॉर्मल स्टेज पर ले आए और उससे आगे बढ़े, यानी कि जहां से हमने छोड़ा था कम से कम वहां तक पहुंचे। कैसर साहब, आपने सारे लोगों को सुन लिया है, 2 लोगों को सुना, सूरी साहब को सुना और पवन जी को सुन लिया, क्या कहेंगे आप? एक चीज जो मुझे नजर आती है कि सरकार के द्वारा यहाँ पे बैलेंसिंग एक्ट किया जा रहा है। आप लगातार देख रहे हैं, इससे पहले जीडीपी ग्रोथ रेट -23.9% थी, अब -9%, राइट। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले समय में इसको बेहतर कर पाए। और दूसरी चीज, एक और जो चैलेंजिंग है, सरकार को बार बार आगे आकर के पैकेजेस अनाउंस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि आपको भी दिख रहा है कि उस हिसाब से आपकी वृद्धि दर नहीं आ पाई है। ये सब चैलेंजेस है, कोविड का असर है, पेंडेमिक है, और तो हर चीज को रिवाइव करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो सरकार प्रयासरत है, ये बहुत अच्छी चीज है कि आज सरकार के द्वारा काफी अनाउंसमेंट किए गए, जिसमें फार्मर्स का 65,000 करोड़ का जो फर्टिलाइजर सब्सिडी अनाउंस है। शायद ये राशि तो ये पहले ही, अब डिसबर्समेंट अब है, ये अनाउंस, यानी इसके माध्यम से इन्होंने इसे शो किया है, ये पहले ही निर्गत की जा चुकी है जहां तक मेरा अंदाजा है, और डिसबर्स अब हो। तो ये कुछ चीजें लेकर के आए। यहाँ ऑर्गेनाइज सेक्टर की इन्होंने बात करी है, उनके वर्कर्स के लिए कुछ जोड़ने की बात करी है। अगर यहाँ पे अनऑर्गेनाइज को भी लेते शायद और बेहतर हो सकता था। सो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो दे हैव ट्राइड देयर एफर्ट, इन्होंने कुछ कोशिश करी है। जबकि अभी चैलेंजेस हमारे पास, सबसे बड़ा जो चैलेंज है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का है, रोजगार सृजन का है। और जब तक रोजगार सृजन नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन नहीं होगा, लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं होगा, ऑटोमेटिकली वहां से कनेक्शन इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। तो अगर इन चीजों को हम लेकर के नहीं आते तब तक थोड़े से चैलेंजेस रहेंगे, क्योंकि जब तक परचेजिंग पावर नहीं होगी, डिमांड आपको दिखनी बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे जो प्रदीप जी, एक चीज और जो बताना चाहूंगा मैं, मुझे जो ये दिख रहे हैं आसार, कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था का जो रिकवरी है वो के शेप में ना आ जाए। आपने सुना होगा, अगर के शेप हो जाती, यानी अमीर कहीं और अमीर होता जा रहा है, गरीब और कहीं गरीब ना होता जाए, तो ये बड़ी चैलेंज जी, गैप बढ़ता जा रहा है दोनों के बीच। जी, अर्बन पॉवर्टी, ये बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। तो इन इश्यूज को लेकर के आना होगा। जीएसटी कलेक्शन की बात होती है, 10% ग्रोथ उसमें दिख रही है, तो जीएसटी कलेक्शन एटलीस्ट 1.25 लाख करोड़ के करीब इसे पहुंचाना होगा, जैसे कभी पहले हुआ करता था। तो ये पहुंचाना होगा जैसे कभी पहले हुआ करता था। ठीक है, चुनौतियां बहुत सारी है सरकार के समक्ष। ठीक है, चुनौतियां बहुत सारी हैं। राम नरेश रावत जी, आपने सारे लोगों को सुना, क्या कहेंगे आप? बहुत सारी चुनौतियां हैं, आसान नहीं है अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटाना। आवाज मिल रही है? राम नरेश मिली है अभी बीच में जी 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 जी, तो सारे लोग, अगर आपको अब आवाज मिल रही है तो सारे लोगों को सुना, और ये कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत 3.0 तो ठीक है, लेकिन चुनौतियां बहुत हैं आगे भी। प्रदीप जी, विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इधर कोविड ही नहीं,
बल्कि भारत की स्थिति जो है 1916 में माननीय महात्मा गांधी जी ने जब बीएचयू की नींव रखने गए थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, उन्होंने कहा कि मुझे जीने का अधिकार है, मुझे पेट भरने का अधिकार है, मुझे कपड़ा पहनने का अधिकार है और मुझे मकान में रहने का अधिकार है। इसकी व्यवस्था अगर कोई करेगा, दूसरा कोई करेगा तो हमको गुलाम समझेगा। ये मैं उस पर जाना चाहता हूं कि आज की तारीख में जो आत्मनिर्भरता की मानिए हमारी वित्त मंत्री जी ने, सीतारमण जी ने कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो सोच है हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, तो इन 3 चीजों को 2022 तक को पूर्ण कर लेना चाहते थे। सबको मकान, सबको शौचालय, सभी को उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत सारी योजनाएं, उसके बाद में आत्मनिर्भरता तब शुरू होती है, हर हाथ को काम। 2030 तक भारतीय जनता पार्टी की मंशा है। मैं चूंकि राष्ट्रीय प्रभारी प्रशिक्षण अनुसूचित मोर्चा रहा हूं, तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि अगर मुझे काम करने का अवसर भारत के लोगों ने दिया तो 2010 तक प्रत्येक घर में एक व्यक्ति को सर्विस अथवा प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार से जोड़ देंगे। ये आत्मनिर्भरता का भाव तो आवे, हमारे मन से गुलामी का भाव तो जाए। आज 80 करोड़ लोगों को हमको भोजन देना पड़ रहा है। कोविड क्या आ गया, कोरोना क्या आ गया, मैं तो कोरोना पॉजिटिव हो गया था। अगर मुझे या समाज के किसी भी व्यक्ति को आज की तारीख में रोटी, कपड़ा और मकान के लिए व्यक्ति सरकार पर निर्भर नहीं होता, तो आप कल्पना कर लिए हम कितना आत्मनिर्भर बन जाते। 24 घंटे में 14 घंटा 15 घंटा काम हम कर लेते। लेकिन भारत का जो व्यक्ति है, पहले उससे आत्मनिर्भर के पहले उसे मानसिक रूप से बलवान बनना होगा, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है और भारतीय जनता पार्टी लोगों के मनों को बढ़ाने का काम कर रही है। वर्चुअल रैली में, बातचीत में भारतीय जनता पार्टी लोगों का मनोबल बढ़ा रही है। जी जी, हाँ बिल्कुल, जी जी बिल्कुल ठीक करें। ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ, आएंगे आपके पास में। सूरी साहब, आपने राम नरेश रावत जी को सुना, कुछ कमेंट करना चाहेंगे? के रिकवरी की बात की है, ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस पे सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो रहा है, जो उन्होंने बोला बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला, ऐसा हो रहा है। और इसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि गवर्नमेंट को इंटेंसिफाइज करना है, काम करना। मेरा सुजेशन है गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रेट कम करने चाहिए। और जो आजकल एक मानसिकता बन गई, इंटरेस्ट रेट तो सर, इंटरेस्ट रेट तो ऑलरेडी बहुत कम हो चुके हैं सूरी साहब। और कम होने चाहिए सर, और कम ये भी देखिए, और जो लोग काम कर रहे हैं, आप दूसरी तरफ ये भी देखिए सूरी साहब, दूसरी तरफ ये भी देखिए, जो एफडी के रेट है वो भी कम हो रहे हैं, यानी कि जिनका पैसा जमा है उनका नुकसान भी तो हो रहा है ना सर। कैसे बैलेंस करेंगे? लोग हैं, उनको सारा पैसा मार्केट में आना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहिए, तभी कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, तभी कंट्री की भविष्य के लिए कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, तभी सर भविष्य के लिए क्या करेगा? वर्तमान में जो नवयुवा है, अगर थोड़ा बचाएगा नहीं तो भविष्य कैसे चलेगा उसका? चलता है, गवर्नमेंट अच्छी चलेगा, सिक्योरिटी स्कीम्स लाती है। और जो ये लोग बीजेपी वाले बात कर रहे हैं आत्मनिर्भरता की, आई एम श्योर इन सेकंड फेज वो भी आएगा, सोशल सिक्योरिटी भी बढ़ेगी, उससे भी होगा। और आदमी को जीने के लिए कितना पैसा चाहिए होता है सर? आदमी को अपना सोचना है, अपनी नहीं सोशली सिक्योर थे गवर्नमेंट एम्प्लॉई जी, उनकी तो पेंशन छीन ली गई जी, उनकी तो पेंशन छीन ली गई, तो जो सोशली अनसिक्योर्ड है उनको कैसे सिक्योर करेंगे? ये सरकार सोशल सिक्योरिटी के बारे में अभी नहीं सोच रही है, आगे सोचेगी तो अच्छी बात है। वो ब्लेम करें, अभी हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पॉपुलेशन की है। इतनी बड़ी, जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी, सर ये आप ऐसी जगह पर मत ले जाइए जहां से हम लोग वापस ना आ पाए। अंधा कुआं है पॉपुलेशन की, उस पर डिबेट करने जाएंगे तो 10 साल लग जाएंगे। सरकार सकते हैं, नहीं आप जिस बेसिस पे हम लोग आगे चल सकते हैं। नहीं, आपको कैसे लग रहा है हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे? जरा बता दीजिए, क्यों लोग पैसा एकत्रित ना करें? जी, एटलीस्ट उस तरफ सोचने का कार्यक्रम शुरू हुआ है। मैं हमेशा बीजेपी के क्रिटिकल रहता हूं, लेकिन जो उनकी सही चीज, नहीं, यहाँ पर बात किसी पार्टी के क्रिटिकल और फेवर की नहीं है सर।
बात यहाँ पर पॉलिसीज की है, बात यहाँ पर देश की है, बात यहाँ पर राष्ट्र की है। बनेंगे, एटलीस्ट कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं। मैंने ये नहीं बोला कि जो उन्होंने बोला है उससे हम पूरे आत्मनिर्भर बढ़ जाएंगे, बट एटलीस्ट हम लोगों की एक वो थिंकिंग शुरू हुई है। इसमें अभी बहुत कार्य करना बाकी है, तो सिर्फ अभी 2% काम हुआ है। हाँ ठीक है सर, ये हाँ ठीक है सर, ये जरा बता दीजिए, ठीक है सर, ये बता दीजिए कि ये जो ईपीएफ बढ़ाने की बात की है कि जो लोग रोजगार, नया रोजगार देंगे उनका ईपीएफ सरकार देगी अगले 2 साल तक, क्या इससे बूस्टअप होगा, रोजगार बढ़ेगा? अगर डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली बढ़ेगा। अगर गवर्नमेंट डेफिनेटली बढ़ेगा, तो हमें लगता है इससे रोजगार देने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा जी, कि हम लोगों को रोजगार दें ताकि हमारा लोड कुछ गवर्नमेंट बहन करेगी। जी जी बढ़ेगा। इसके ईपीएफ अगर सरकार दे रही है, उसके लिए कोई नौकरी देना शुरू नहीं करेगा सर। नौकरी तभी आएगी जब डिमांड बढ़ेगी, और गवर्नमेंट के अभी बहुत सारे स्टेप्स लेने बाकी हैं जिससे डिमांड बढ़ेगी। बट आज सरकार ने कहा नहीं, सरकार ने कहा है जो कंपनी रोजगार देगी उसको वो सब्सिडी देंगे कि हमारे उद्योगपतियों को। बट अगर डिमांड आती है जी, ये बात ठीक है आपकी जी, उसमें ठीक बात है। कैसर साहब, ठीक बात है। कैसर साहब, अभी जब दीपावली में जो कर्मचारी हैं उनको तमाम चीज़ें रियायत में दी गई, और उसके अलावा जो आत्मनिर्भर 2.0 था उसमें भी काफ़ी कुछ दिया गया, लेकिन डिमांड नहीं बढ़ी, डिमांड बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया गया। उसके बाद बैंक कर्मचारियों को एलटीसी की बात की गई। क्या लगता है कि इन सब उपायों से बढ़ेगी डिमांड क्या, या दीपावली के बाद से फिर धड़ाम हो जाएगी? कहा था कि ये फेस्टिव बूम है थोड़ा सा इस समय जो आप देख रहे हैं, थोड़ी सी परचेज बढ़ी हुई है, ये फेस्टिवल का ओकेजनल है ये, और इट इज फॉर टाइम बीइंग, और इसके बाद ये डाउन होगा, 100% डाउन होगा। मेजर कंसर्न ये है यहाँ पे प्रदीप जी, अगर हमें इकोनॉमी को देखिए, अभी हमारी इकोनॉमी बड़ी फ्रेजाइल उसमें है, रिसेशन के साथ साथ आपका इन्फ्लेशन भी चल रहा है। देखिए रिसेशनरी फेज अलोंग विद इन्फ्लेशन, दिस इज वेरी वेरी चैलेंजिंग। बिल्कुल ठीक करेंगे ऐसा साहब, इन्फ्लेशन पर काफी चिंता जाहिर की जा रही है। हाँ, ये आप यहाँ पे देखें, फूड इन्फ्लेशन की स्थिति देखें, अक्टूबर में 11.07% रहा, और रिटेल का खुदरा वाला इसको देख लीजिए आप, ये बढ़कर के 7.61% हो गया। तो ये जो चैलेंज है ये बहुत बेसिक है, और आपके प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल देखिए 22.51% से बढ़े हुए हैं, अंडा हो, मीट हो, पल्सेस हो, सबके रेट्स तो बढ़े हुए हैं। तो चैलेंज यहाँ पे परचेजिंग पावर, क्रिएटिविटी का है। जब तक हम पर कैपिटा इनकम को बूस्ट अप नहीं आए, वो आएगा एम्प्लॉयमेंट से प्रदीप जी, वो आएगा एम्प्लॉयमेंट से नहीं। कैथल साहब, एक चीज बता दीजिए कि सरकार ने अभी सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी और तमाम भत्ते दिए, और ये कहा कि ये आप घर पे ले लीजिए, लीव इनकैशमेंट भी ले लीजिए, लेकिन आपको 3 गुना परचेस करना पड़ेगा। क्या इससे कोई बूस्टअप हो पाया? देखिए ये ध्यान रखिएगा, जैसे अभी मोहित जी ने बात करी थी, आपने ही मुद्दा उठाया था, एफडीआई सोशल सिक्योरिटी की बात आई थी। एवरीबडी वांट्स टू सेव समथिंग सो दैट इन फ्यूचर दे मे सेव देयर फ्यूचर, राइट? अगर भविष्य के लिए वो नहीं संचित करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपने जरा सा उन्हें एलटीसी और दूसरी चीजें दे दी तो वो उसका इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे, मार्केट में आपकी डिमांड आ जाएगी। बेसिक कंसर्न ये है कि लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज में लेकर के आइए, उसको एमएसएमई सेक्टर को बूस्टअप करिए, और रियल एस्टेट की जैसे ये बात कर रहे थे, ये मुझे बड़ा लगातार बूस्टअप कर रही है, नहीं वो तो लगातार बूस्टअप कर रही है सरकार ना सर, बूस्टअप कर रही है एमएसएमई सेक्टर को, तो लगातार सरकार बूस्टअप कर रही है। एक और चीज आप ध्यान रखिएगा, एक्सपेंसेस आर मोर देन रेवेन्यू। नहीं है तो क्या सर, ये हकीकत नहीं है तो क्या फंसाना है? लगातार 20 लाख करोड़ का पैकेज जी, आपको फ्रंट में आकर के ये चीज ना कहनी पड़ती अगर स्थितियां अपने आप आपको दिखती, राइट? तो सीधी सी बात है। तो ये अभी आप काफी दूर हैं। मैंने आपको बताया जीएसटी का कलेक्शन आपका 1 यानी 1.25 लाख करोड़ के करीब होना चाहिए। हम जो अभी बात नहीं, अच्छी बात यह कि 1 लाख करोड़ तक पहुंच गया सर,
कैथल साहब 1 लाख करोड़ तक पहुंच गया है इतनी दिक्कतों के बावजूद। पॉजिटिव सिम्टम्स है, एनर्जी कंजम्पशन बढ़ रहा है और सरकार के ये स्टफ बढ़ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी केटर करते हुए सरकार के द्वारा प्रयास करने चाहिए। और इन्फ्लेशन का जो कंट्रोल की जो बात आप कर रहे हैं, और ये सब शायद हो सकता है जो लिक्विडिटी हमने फ्लो करी है सरकार के द्वारा जो की गई थी, तो शायद उसका भी थोड़ा सा मेजर रोल है यहाँ पे इन्फ्लेशन के लिए। और ये चीजें आपके सामने आ रही हैं, लेकिन इसका दारोमदार एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा है। जब तक रोजगार नहीं आएगा तब तक स्थितियां रोजगार कैसे आएगा? नहीं आएगा तब तक रोजगार कैसे आएगा? बढ़ेगा सर जब डिमांड बढ़ेगी। जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी तब तक रोजगार कैसे आएगा? डिमांड बढ़ेगी तभी तो सप्लाई करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी तो रोजगार बढ़ेगा। यही तो है सूर्य साहब सर्किल ना। लेकिन आऊंगा आपके पास में जी। 2008 में एक ऐसा रिसेशन आया था, तब फॉर्मर प्रेसिडेंट लेट श्री प्रणब मुखर्जी वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, और उन्होंने बड़ा अच्छा पैकेज दिया था। उन्होंने इकोनॉमी को रिवाइव किया था और बहुत क्विकली रिवाइव किया था। उस वक्त लीमन ब्रदर्स वाले केस हुए थे, अमेरिका की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी, लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर को, प्रणब मुखर्जी। 2008 की बात करें सर जी, 2008 की बात करें सर जी। उनके कुछ फिस्कल इफेक्ट्स आए थे जो हम लोगों ने बाद में झेले थे। मेरा एक सरकार को सुझाव है कि अब प्रणब जी तो नहीं रहे, लेकिन एक हम लोगों को नॉन पॉलिटिकल सोच के, जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर है मिस्टर चिदम्बरम, डिस्पाइट ऑल हिज वाइसेस ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। हम लोगों को एक पैनल बनाना चाहिए जो इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए सजेशंस दे गवर्नमेंट को और उसको पॉजिटिवली लिया जाए। ठीक है सर, उसको पॉजिटिवली लिया जाए। ठीक है सर, आएंगे आपके पास में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पवन जी के पास चलेंगे। हालांकि हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर 3.0 की, लेकिन पवन जी से ये समझना चाहेंगे, क्योंकि मोहित सूरी साहब ने जो बात कही है कि इंटरेस्ट रेट और कम होना चाहिए। एफडी पर तो आम आदमी को इंटरेस्ट मिलना ही नहीं चाहिए, ये सिर्फ बुजुर्गों के लिए होनी चाहिए। क्योंकि ये बात से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए हम सब्जेक्ट से इतर हट करके पवन जी से इस पर थोड़ी उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे और सूरी साहब के पास भी चलेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। फिटनेस हेल्थ ऑयल की तरफ से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रोशनी का त्योहार हम मिलजुल कर मनाएं। हैप्पी दिवाली। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को जो बूस्टर दिया गया है ये आत्मनिर्भर 3.0 है। इससे हमारी इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, क्योंकि जहां से खत्म होती 5.6 से उससे घट करके -23.9 पर पहुंच गई और अभी भी आरबीआई और विश्व की तमाम संस्थाएं ये कह रही हैं कि इस साल के अंत तक ये 9% रहेगी, -9% तक रहेगी। उसके बाद अगले मार्च के बाद में इसमें थोड़ा सुधार होगा। पवन जी करो करेक्ट। पवन जी, सूर्य साहब कह रहे हैं कि दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक कि वो कह रहे हैं कि जो एफडीज है उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम होने चाहिए, जिससे कि उनका उद्योग बढ़ सके और वो देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सके। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कुम्हार की दो लड़कियां थी, उसने एक की शादी किसान से की और एक की शादी कुम्हार से की। तो कुम्हार चाहता था कि उसके बर्तन सूख जाए ताकि बारिश ना हो और किसान चाहता था बारिश हो जाए ताकि उसकी फसल लग जाए। बिल्कुल उसी विषय पर यह दुष्चक्र है। अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे तो डिपॉजिट के रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक को कम करने पड़ेंगे, क्योंकि बैंक्स का सोर्स ऑफ मनी डिपॉजिट्स। अगर डिपॉजिट्स पे आप इंटरेस्ट कम करेंगे तो आपके पास डिपॉजिट का इनपुट कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश में 50% डिपॉजिट्स सीनियर सिटीजन्स के ही करीब हमारा जो नहीं, वो तो कह रहे हैं कि सीनियर सिटीजन को दीजिए, नहीं, लेकिन जो यंग लोग हैं उनको क्यों दे रहे हैं एफडीआई? कासा अकाउंट में आप रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या देते हैं? करंट अकाउंट पे 0 और सेविंग बैंक पे 3.5%, विच इज वेरी नॉमिनल। लेकिन क्या कासा डिपॉजिट के अगेंस्ट हम एडवांसेस करने की स्थिति में है? कैश क्रेडिट तो हम चलिए कासा के अगेंस्ट कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म लोन जितने भी हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है वो हमें एफडीआर के अगेंस्ट ही देने हैं। जब हम एफडीआर को आज 5% पे दे रहे हैं तो कल्पना कीजिए हमारी वो स्थिति है जो डेवलप्ड कंट्रीज की है, जहां पे लोग डिपॉजिट्स पे डिपेंडेंट नहीं है। हमारे देश की करीब 30% पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट के इंटरेस्ट पे सेव है। तो क्या हम उनको डिपॉजिट का रेट 5% से नीचे लाके कहां ला सकते हैं? कुछ ना कुछ तो हमें इंटरेस्ट उनको देना है, वरना वो पैसा क्यों रखेगा हमारे पास? नतीजा इसी का कारण है, यही कारण है कि जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो हमारे डिपॉजिटर चिट फंड कंपनी की तरफ भागते हैं और नतीजा होता है फ्रॉड्स होते हैं। तो ये एक बैलेंसिंग तो आपको बना के रखनी पड़ेगी ना उस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए। बिल्कुल। सूरी साहब, पवन जी ने दो बहुत शानदार सटीक उदाहरण रखे। एक बेटी की शादी किसान के साथ, एक की कुम्हार के साथ। कुम्हार कह रहा है कि बरसात ना हो बर्तन सूख जाए, और किसान कह रहा है बरसात हो तो उसकी फसल बढ़ जाए। बैलेंस कैसे बनेगा? एक तो सीनियर सिटीजन्स के लिए ऑब्वियसली होनी चाहिए, और यंग पीपल के लिए कोई एक परसेंटेज कर दीजिए कि इतने तक आपको इंटरेस्ट इतना मिलेगा, उसके बाद कुछ कैपिंग कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों को इंसेंटिवाइज करना है लोगों को काम करने के लिए। सर 9% सर 9% था एफडी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो घट के 12% था, वो घट करके 5% पर आ गया है, 5.9 पर आ गया है। माफ करिएगा जी सर। आप उसी हिसाब से आप देखेंगे जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है उस हिसाब से लोन के रेट भी कम हुए हैं, और शायद 1-1.5% की कटौती अगर और हो जाए तो इकोनॉमी को इस वक्त जो है हम लोगों को डिमांड क्रिएट करनी है। इस वक्त इकोनॉमिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक को रिवाइव करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी चलाने के लिए। तो शायद इंटरेस्ट रेट कट उसमें मदद करेगा, ये मेरा कमीशन है। ठीक है सर, एक चीज कहना चाहूंगा। जी जल्दी। आप इन्फ्लेशन और रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो कोई कॉम्बिनेशन रखेंगे ना साहब। आपको बैंक जो है पैसा दे रहा है इसलिए कि आप ग्रो करें, और उसी से इन्फ्लेशन आ रहा है और आपकी इनकम हो रही है। तो जो परसेंटेज आप अपने पास रखना चाहते हैं उतना परसेंटेज तो बैंक को भी दीजिए ना। पैसा तो बैंक का लगा है। बैंक खत्म हो जाएंगे। आप अपने पास 12% रखना चाहते हैं। पवन जी को चिंता ये है कि बैंक खत्म हो जाएंगे। अगर लोग पैसा जमा नहीं करेंगे, एफडीज नहीं करेंगे तो बैंक खत्म हो जाएंगे। नहीं, उसके अलावा एक चीज और भी है ना, जब हम बैंक पैसा दे रहा है आपको इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री चलाने के लिए, उसमें तो जिस रेट पे आप प्रॉफिट ले रहे हैं उससे कुछ कम रेट पे तो बैंक को भी वापस करिए जी, क्योंकि बैंक भी कॉमर्शियल बिजनेस कर रहे हैं। ठीक बात। मैं कैसर साहब करूंगा, राम नरेश जी इसके बाद में आपके पास आऊंगा। कैसर साहब, आपने दोनों लोगों को सुना। सूरी साहब का कहना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम होना चाहिए, और पवन जी कह रहे हैं कि अगर ये ज्यादा कम हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। आप कहां पर स्टैंड करें सर? प्रदीप जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने की जो सूरी साहब ने बात करी,
देखिए इस समय अगर आप देखें तो शायद ये दर ठीक चल रही है, जहां तक आकलन करना सही हो। और जो इनका बैंकर हैं, ये जो पवन जी कह रहे हैं, इनकी चिंता भी जायज है, क्योंकि आप देख रहे हैं एनपीए क्रिएट हो करके क्या स्थिति आ गई है बैंकिंग सेक्टर की। तो देखिए सबसे बड़ी चिंता यहाँ पे ये है कि जब तक ये साइकिल नहीं बनेगा, इन्वेस्टमेंट हो, वहां पे प्रोडक्टिविटी आए, मैन्युफैक्चरिंग हो, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो, और उसी के साथ में आपकी परचेजिंग पावर आए, डिमांड आए, देन अगेन इन्वेस्टर इज रेडी टू इन्वेस्ट टू क्रिएट द सप्लाई। तो जब तक ये चेन सर्कल नहीं आएगा प्रदीप जी, तो ये बहुत बुरी स्थिति रहनी है। एक पॉइंट यहाँ पे बिंदु मैं जोड़ना चाहूंगा, जो दशा यहाँ पे चल रही है, आप यहाँ पे देखेंगे फूड इन्फ्लेशन भी आपको दिख रहा है, हर चीज दिख रही है। बिल्कुल ठीक बात। यहाँ पे सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट है प्रदीप जी, ध्यान रखिए, पूर्ति की समस्या है कि नहीं है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि स्थितियां सही नहीं है, सही दिशा में नहीं है। तो एग्रीकल्चर का जब प्रोडक्शन हम मान रहे हैं कि पिछली फसल अच्छी हुई, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि एग्रीकल्चर जितने भी आपके ये एग्रीकल्चरिस्ट हैं, दे आर अनेबल टू सेल देयर प्रोड्यूस एट द गुड एमएसपी, उस पे वो सेल नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब मार्केटिंग का चैलेंज भी आ रहा है। तो एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रेरियन अभी कोरोना की नहीं, अभी कोरोना का दिक्कत है सर ना, सेकेंड वेव सबको डरा रही है। दिल्ली में देखिए कोरोना विस्फोट होने जा रहा है, तो इसलिए भी अभी थोड़ा ये साइकिल बन नहीं पा रहा है। यहाँ पे धीरे धीरे जो रिवाइवल की स्थिति है, मेरे ख्याल से मोहित साहब भी इससे एग्री होंगे, हम एमएसएमई सेक्टर को अर्बन एरियाज में और रूरल एरिया में अगर हम इसे रिवाइव करने में संभव हो जाए, पॉसिबल हो जाए हमारे लिए, तो शायद अर्थव्यवस्था का चक्र चलने लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, चक्र चलने लग जाएगा। ठीक है, ठीक है। राम नरेश रावत जी, आपके पास आ रहा हूं। आप मोदी जी ने वादा किया 2022 तक सबको मकान, बिना छत के कोई नहीं रहेगा। आज 18,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए और दिए गए। क्या लगता है आपको ये पर्याप्त है, और वाकई आप 2022 तक सबको मकान दे पाएंगे? ये टारगेट 25 कर दिया, देखिए। अच्छा, 25 कर दिया, देखिए। 2025 कर दिया टारगेट जी। बता रहे हैं कि 2025 कर दिया टारगेट का चुनाव भी। अरे भाई 47 के बाद में अगर 72 साल में नहीं हुआ तो 3 साल में क्या फर्क पड़ जाएगा? मान लीजिए कोरोना आ गया, मुसीबत आ गई। जब घर में कोई मुसीबत आ जाती है तो थोड़ी विकास के लिए समय अवधि और बढ़ जाती है, हम मानते हैं। देखिए एक सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि उन्होंने नहीं, वैसे भी आपने 2030 का टारगेट सेट करके रखा है, सबको सब चीज देने का। मैं राष्ट्रीय प्रभारी प्रशिक्षण अनुसूचित मोर्चा रहा हूँ। पार्टी ने तय कर रखा, अगर मुझे 2030 तक काम करने का अवसर मिलेगा तो हर घर से एक आदमी को सर्विस अथवा एक आदमी को रोजगार। आप अभी बिहार जीत के आए हैं, बिहार में 19 लाख बिहार में 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था, और आप कह रहे हैं कि स्वरोजगार देंगे। ये मेरा कहना है कि निश्चित रूप से 2023 के बजाय 2022 के बजाय 2025 हो गया तो 3 साल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुसीबत आ गई थी, एक बात। दूसरी, हमारी सरकार की जिम्मेदारी उत्पादन के उपादान बढ़ाना, भूमि, श्रम, साहस, संगठन और पूंजी, इन 5 बिंदुओं पर ही सरकार चलती है, इकोनॉमिक चलती है। सूरी साहब कह रहे हैं, राम नरेश रावत जी, मोहित सूरी साहब कह रहे हैं कि चिदम्बरम साहब एक अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं। 2008 में इन लोगों ने जी कैथल साहब ने कहा नहीं, सूरी साहब ने भी कहा कि और उनको एक कमेटी में रखिए। जो सुना है, बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत अच्छे जानकार हैं, वित्तीय जानकार हैं, लेकिन उद्योगपति हैं भाई। को थ्योरी नहीं समझा पाए, बैंकों पर डाका डाल दिया, सरकार पर डाका डाल दिया, घोटालों में फंस गया वो आदमी। पॉलिटिकल डिबेट ना बनाइए, इकोनॉमिकल डिबेट रखिए। लेट्स टॉक। हम क्योंकि आपने कहा तो अपने बेटे को समझा लेना चाहिए, अपने घर को तो ठीक करो। चलिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि निश्चित रूप से प्रणब मुखर्जी दा का बात किया तो वो निश्चित रूप से बहुत अच्छे आदमी थे, चाहे जिस पार्टी में हो। लेकिन चिदम्बरम साहब से मैं सहमत नहीं हूँ। आरएसएस के प्रोग्राम में गए थे इसलिए, क्योंकि वो आरएसएस के प्रोग्राम में गए थे इसलिए क्या? आरोप तो आपने उन पे भी लगाया।
और प्रणब मुखर्जी दादा का कोई जोड़ नहीं है। उन्होंने वो पवन जी कह रहे हैं कि आपने आरोप तो उनके वित्त मंत्रालय में आपने भी लगाए थे, आरोप तो उनके वित्त मंत्रालय में आपने भी लगाए थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, रोटी कपड़ा और मकान से बीजेपी सबको परिपूर्ण 2025 तक कर देगी। उसके बाद में सबसे बड़ी चीज है लोगों का मन बनाना आत्मनिर्भरता के लिए। जिस दिन लोगों का मन बन जाएगा मैं आत्मनिर्भर बनूंगा, तभी तो सरकार की सारी योजनाएं सफल होंगी। अच्छा रावत साहब एक चीज बता दीजिए, आज निर्मला सीतारमण जी कह रही थी वन नेशन वन राशन कार्ड 28 राज्यों में यूनियन टेरिटरी में लागू हो गया। अब जरा आप लोग ये नहीं बताते कितने लोगों ने इस स्कीम को एक्सेप्ट किया है? लागू तो कर दिया आपने। प्रथा का अंत बहुत पहले राजा राम मोहन राय ने कर दिया था, लेकिन अब जाकर के पूर्णतया पालन हुआ। सरकार पॉलिसी ऐसी लावे जो जनहित की हो। हमारी सरकार ने ऐसी पॉलिसी लाई, हो सकता 10 साल में पूरी हो, 15 साल में पूरी हो, दूसरी सरकारों में पालन करेंगे। लोगों का मन तो तैयार हो रहा है, सूरी साहब जैसे, भाई साहब जैसे लोगों का मन तैयार हो रहा है कि ऐसा होना चाहिए। मूल्य निर्धारण होता है मांग और पूर्ति पर निर्भर करता, जैसे सूरी साहब कह रहे थे। जब तक किसी कीमत राम नरेश रावत जी, पवन जी कह रहे हैं ये जो उर्वरक के लिए आपने पैसा दिया है ना, नहीं कैसर साहब ने कहा वो तो आपने पहले ही अनाउंस कर दिया था, आज उसको फिर से, मतलब आप लोग एक ही चीज को बार बार क्यों कहते हैं? ये जो नेपोलियन ने कहा था ना कि किसी चीज को 10 बार कहने से वो सच हो जाता है, ये वही बात है क्या? ना ये नहीं की पॉलिसी है उसमें जोड़ना। कभी कभी हम अपने पुराने पूर्वजों की बातों को कई बार कहते हैं, अपने पूर्वजों की बातों को फिर से दोहराते हैं, अपने पूर्वजों की बातों, हाँ जिससे पक्का हो जाए, मोहर लग जाए। हाँ, ताकि राजतंत्र नहीं है ये एक बार जो मुंह से निकल गया आदेश हो गया। प्रजा को जागरूक करना भी एक बड़ा काम है, तो हमारी सरकार ने आम जनमानस को जागरूक करने के लिए फिर से आज ये बात कही है। ठीक है, ठीक है, ऐसे नहीं कही है। तो हम तो जानते हैं कि व्यक्तियों को अपने पैसे से कोई काम नहीं करना चाहिए, उससे 2 फायदे होंगे। अपनी जितनी आय है उसका 1/3 भाग बैंक में जमा कर देना चाहिए, 2/3 भाग से अपना काम चलाना चाहिए। सूरी साहब सुनिए, राम नरेश रावत जी क्या कर रहे हैं, अपनी इनकम का 1/3 बैंक में जमा कर देना चाहिए। रुको एक बात सुनो, मैं एमएलए हूं, मैं एमएलसी था, तो अपनी आय का 1/3 भाग जमा करता था बैंक में और कर्जा ले लेता था। सरकार के पैसे से काम करो, सरकार के उससे 2 काम होंगे, 2-3% अतिरिक्त कर्ज में ब्याज। आप तो राम नरेश रावत जी, आप तो चारवाक की फिलॉसफी बता रहे हैं हम लोगों को कि ऋण लेकर के घी पियो। बिना ऋण लिए जो व्यक्ति काम करता है उससे 2 नुकसान होते हैं। एक तो जितनी आय है उसका पैसा बैंक में जमा करो तो बैंक उससे और काम करेगी, हम उसका जो पैसा बचेगा 5 हाथ जमा करो दूसरे हाथ ले लो, एक हाथ जमा करो दूसरे हाथ ले लो, ऋण ले लो। लेकिन रावत जी वास्तविकता तो कुछ फर्क है जी, वास्तविकता फर्क है। लोन सिर्फ वो लेते हैं जिनको कमाई करनी होती है, और जमा वो करते हैं जो बेचारे गरीब होते हैं। जी चलिए जल्दी से। मैं एमएलसी हूं, अपनी पत्नी के नाम 10 एमएलए हूं, 10,000 रुपया जमा करता हूं फिक्स, इलाहाबाद बैंक जो बापू भवन में है। अपनी एक बेटी है उसके नाम 10,000 रुपया जमा करता हूं, 50,000 अपनी तनख्वाह का उसमें फिक्स कर देता हूं। लेकिन जमा कुछ नहीं, जमा इतना पैसा है और उसके बाद में हमने अपना मकान बनाने के लिए, अपने अन्य काम के लिए ऋण ले लेते हैं तत्काल। वो पैसा फिक्स है जिससे सरकार अपना काम करे, मतलब सिक्योरिटी, जिससे सरकार अपना काम करे, मतलब सिक्योरिटी है आपकी, गारंटी है आपकी कि आपके पास वो 50,000 रुपया है। भारत के लोग, वो तो टैक्स बचाने का तरीका है जी। हम मजदूर भी अगर उसको 200 रुपया महीना मिलता, पर डे 300 मिलता है, तो वो दारू पीने के लिए वो आदमी जो है 50 रुपया खर्च कर देगा, लेकिन बैंक में नहीं जमा करेगा। चलिए ठीक है, बैंक में नहीं जमा करेगा। चलिए ठीक है, सूरी साहब से आपका जवाब ले लेते हैं। मोहित सूरी साहब, आप कुछ रिस्पॉन्स करेंगे राम नरेश रावत जी का? सरकारी कह रही है दारू पियो, जब लॉकडाउन में सरकार ने सबसे पहले दारू को, जब लॉकडाउन में सरकार ने, नहीं सर दारू की बात छोड़ दीजिए, वो कह रहे हैं कि 1/3 पैसा बैंक में जमा करना चाहिए। अगर दारू बंद हो, ये है आप लोग दारू नहीं
अब लोग दारू नहीं पियेंगे तो मलाई खाएंगे। वो बिहार में यही तो हुआ, महिलाओं ने इसीलिए वोट दिया। जिनके हस्बैंड दारू पीते थे वो दारू बंद हो गई तो अब वो मक्खन मलाई खाने लगे, डेयरी उत्पाद बढ़ गए। अच्छा सूरी साहब इससे हट के आगे चलते जी। अच्छा सूरी साहब इससे हट के आगे चलते हैं। मुझे ये बता दीजिए, आप स्क्रैपिंग, सूरी साहब अब इससे इतर चलते, आपने कहा कि स्क्रैप सिस्टम लागू करना चाहिए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना में 18,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, आपको क्या लगता है कि इससे रियल एस्टेट को बूस्टअप मिलेगा? जहां तक मेरी जानकारी है कम से कम 10 लाख करोड़ रुपए चाहिए इस रियल एस्टेट को उभारने के लिए। करेक्ट, बट मैं यही कहूंगा इसमें समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और ये अगर सरकार का, अगर ये जो गवर्नमेंट बोल रही है अगर इसको सीरियसली इंप्लीमेंट कर दे तो पूरा इकोनॉमिक रिवाइवल, अगर हर भारतीय को एक घर मिल जाए तो पूरी इंडस्ट्री वैसे ही रिवाइव हो जाएगी, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। इतने घर बनाने के लिए कितनी सीमेंट चाहिए, कितना लोहा चाहिए, कितना लेबर चाहिए, कितना सब कुछ चाहिए, पूरा देश वैसे ही रिवाइव हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट के बारे में इकोनॉमिक स्टेप लेने की जरूरत ही नहीं है सर। बट गवर्नमेंट, हम आपकी बात से 100% बड़ी बात आपने कही है, लेकिन एग्रीकल्चर आउटपुट पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा साहब। नहीं सर, गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग, क्योंकि हम खेत काट के मकान बनाएंगे। कैथल साहब के पास चलेंगे भाई। जैसा हम लोग बात कर रहे हैं कि अभी रियल एस्टेट को उभारने के लिए पिछले कई सालों से रियल एस्टेट एकदम जमीन पे धंसा पड़ा है, उसको उभारने के लिए कम से कम 10 लाख करोड़ रुपए की दरकार है और अभी 18,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दिए गए। क्या लगता है कि इससे थोड़ा बहुत बूस्टअप मिलेगा या ये बहुत ही कम साबित होगा? मोहित साहब ने कहा कि कुछ शुरुआत हो रही है तो ये बेहतर साइन है, कुछ तो लेवल की पॉसिबिलिटी बढ़ती है और ये अच्छी चीज है। और ये जैसे अभी बात हो रही थी कि अगर हम रियल एस्टेट को रिवाइव कर लें तो आपकी जो इकोनॉमी है, क्योंकि कनेक्टेड जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं बहुत सारी इससे लिंक्ड है, चाहे स्टील हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे ब्रिक्स हो, दूसरी चीजें हैं, तो सब इंटरकनेक्टेड है। तो ऑटोमेटिकली ये बूस्टअप इकोनॉमी के लिए आ जाएगा। तो रियल एस्टेट को अगर हम देखते हैं और इस साइड इस तरफ हम काम कर ले जाते हैं तो शायद ये बेहतर साइन होगा। इसके पीछे एक और कारण है प्रदीप जी, तो आपकी जो मैन पावर है ना, तो अगर आप देखेंगे लेस स्किल्ड और अनस्किल्ड जो मैन पावर है, जो मानव संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स जिसे आप कहते हैं, तो वो भारत में बहुतायत से है। तो ये जो सेक्टर है ये उन सब लोगों को एकोमोडेट करता है, उनको रोजगार के अवसर देता है। तो अगर इसको हम रिवाइव करें तो ये बेहतर सिम्टम होगा। इसके साथ और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, थोड़ा सा इसे एक लाइन और एक मौका दीजिए मुझे। मैं ये कहूंगा कि इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पे बूस्टअप करे। देखिए नहीं वो तो सर बंद है ना, जैसे नहीं वो तो सर बंद है ना, जैसे यूपी में 4-4, 5-5 एक्सप्रेस वे बन रहे हैं तो उस पर तो काम चल रहा है ना, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं जी। ऑफ स्टेट थ्रू आउट इंडिया, अगर ये पैन इंडिया आप लेकर के आते हैं ऑटोमेटिकली इसका असर आपको दिखने लगेगा। ठीक है, और एक इसका असर आपको दिखने, ठीक है सर। और एक यहाँ की क्राइसिस है, जैसे अभी पहले भी बात हुई थी, मोहित साहब ने भी इस मुद्दे को उठाया था, सोशल सिक्योरिटी डेवलप्ड इकोनॉमीज में सबसे बेहतर है। वहां पे आप देखें, एजुकेशन देखें, मेडिकल देखें, हेल्थ देखें, तो आधी समस्या लोगों की तो वैसे ही पूर्ण हो जाती है। यानी नहीं, अगर बेसिक नेसेसिटी पूरी हो जाए तो ये बात ठीक है कि बाकी लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हेल्थ सिस्टम अच्छा हो, एजुकेशन आपकी अच्छी मिल जाए, खाने के लिए आपके पास हो, तो बाकी की ज्यादा जरूरत ही नहीं। अच्छा है, अगर गवर्नमेंट इज एबल टू फैसिलिटेट दीज मेनी फैसिलिटीज ऑटोमेटिकली। लेकिन क्या जी सर, लेकिन क्या भारत जैसे देश में ये संभव है जहां पर 30 से 35 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, जिनको 2 जून की रोटी नहीं मिलती है? मोदी साहब के भाषणों में आपने देखा आशावादिता बहुत अच्छे चिन्ह होते हैं, और आशावादी होना, और अगर आशावादी के लिए कैथल साहब, अरे आशावादी के लिए कैथल साहब, आशावादी होने के लिए ही तो 33 करोड़ देवता बने हैं।
और मुसलमानों में 1.25 लाख नबी बने हैं और क्रिश्चियन भी हैं, तमाम लोग हैं ना, आशावादी बनाएंगे। होता है वो लोगों को एकजुट रखने का काम करता है, सबसे बड़ी चीज है, जोड़ करके देखता है आपकी आस्था बनी रहे। लेकिन आप ठीक है कैथल साहब, आएंगे आपके पास में दोबारा से, समय समाप्त हो चला है। राम नरेश रावत जी, क्या सबसे बड़ी समस्या है कि डिमांड क्रिएट नहीं हो रही है? क्या आपको लगता है ये 3.0 के बाद से मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी? भारत के लोग केवल भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं है, दुनिया के साथ जा रहे। अरे भाई सर, थोड़ा सा मैंने पढ़ा है, हमको पता है कि हम भारत में विश्व गुरु रहे हैं, तो विश्व में हम विश्व गुरु रहे, लेकिन जरा इस पर जो हमने सवाल किया उस पर भी थोड़ा रोशनी डाल दीजिए। क्या इससे डिमांड बढ़ेगी? क्योंकि डिमांड अगर नहीं बढ़ेगी तो सप्लाई का कोई फायदा नहीं है। इन दोनों का सीधा संबंध है जी। अब इस समय भारत के लोग मांग पर ज्यादा आने लगे हैं, निश्चित रूप से कोरोना काल को छोड़ दीजिए, लेकिन उनकी आवश्यकताएं अब अपने नए तरीके की हो गई। अब प्रत्येक घर में इंडियन सीट नहीं लगती है, पाश्चात्य सभ्यता वाली सीट पर लोग विश्वास करने लगे हैं। अब डिमांड बढ़ने लगी कि मुझे सर, अरे जरा उन घरों की ओर भी देख लीजिए, उन झोपड़ियों की ओर भी देख लीजिए जहां ना ईस्टर्न है ना वेस्टर्न है, ना ईस्ट है ना वेस्ट है, वहां है ही नहीं। आपने शौचालय देने की बात की, बात ठीक है, नहीं बच रहा है, मोदी जी पहुंचा रहे हैं, कोई घर बाकी नहीं। बिल्कुल सर, साल 2 साल में सब पूरे हो जाएंगे। सवाल एक बात होता है, इस बात का सबसे बड़ा सवाल है, आपने मेरी उस बात का जवाब नहीं दिया। जल्दी से एक लाइन में बता दीजिए, डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? डिमांड बढ़ रही है। जो पहले पूर्वज, जो हमारा घर का पुरखा होता था, बड़ा आदमी होता था, उसके हिसाब से घर चलता था। अब नौजवानों के हिसाब से चलता है और आपके माध्यम से चलता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। ठीक है सर, ठीक है सर, समय समाप्त हो चला है। सूरी साहब आ रहा हूं। सूरी साहब, आपका फाइनल कमेंट, क्या ये 3.0 आत्मनिर्भर 3.0 से डिमांड क्रिएट होगी? जी, बहुत कुछ करना बाकी है। राम नरेश रावत जी आपके पास आएंगे फाइनली। राम नरेश रावत जी आपके पास आएंगे फाइनली। जी सूरी साहब, बट दिस इज जस्ट द बिगनिंग। ठीक है सर, बिगनिंग है, क्योंकि लेकिन ये तो तीसरा है, बिगनिंग कहाँ है सर? चलिए पवन जी क्या कहेंगे आप कुछ कहना चाहेंगे? पवन जी क्या कहेंगे आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जिस हिसाब से सरकार धीरे धीरे पैकेज ला रही है, उसी हिसाब से धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ने के 2 कारण हैं। एक तो धीरे धीरे हम ओपन हो रहे हैं, जिस दिन हम पूरी तरह ओपन होंगे, हमारे सोसाइटी की डिमांड नॉर्मली फेस्टिव पर रहती है या शादियों से निर्भर करती है। तीसरा, रियल एस्टेट की बात अभी कैथल साहब ने और सूरी साहब ने करी, ये तीनों चीजें मिलकर डिमांड बढ़ाने वाली चीजें। तो इस बार हमारे पास शादियां भी कम है, फेस्टिविटी हमारी खत्म हो जाएगी, तो डिमांड कुछ बढ़ेगी, लेकिन हमें लिए वो बहुत कम पड़ेगी। हमें डिमांड बढ़ाने के लिए और बहुत कुछ करना बाकी है। ठीक है कैथल साहब, मैं आपसे एक अलग सवाल कर रहा हूं, क्योंकि अभी तो कोरोना काल चल रहा है, दूसरी वेव की आने की संभावना की वजह से लोग डरे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से फाइजर वैक्सीन लेके आया है, कह रहा है 90% सक्सेस है, और रसिया स्पुतनिक 2 वैक्सीन लेके आया, कह रहा है ये सुरक्षित है, और भी कंपनियां आगे आने वाली हैं। उम्मीद कर सकते हैं फरवरी मार्च तक इंडिया में भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो क्या लगता है तब डिमांड अच्छी से बढ़ेगी? क्या इस पैकेज से कुछ बढ़ेगा? प्रदीप जी, और ये वैश्विक स्तर पे भारतवर्ष जैसे पॉपुलस यानी जनसंख्या बहुल के लिए बहुत अच्छी संकेत है कि हमारे पास ये कोवैक्स यानी कोविड-19 की जो मेडिसिन है, वैक्सीन, वो उसके संकेत मिल रहे हैं। और दूसरी चीज, ये पॉजिटिविटी, देखिए ये पॉजिटिविटी देगा प्रदीप जी इकोनॉमी में। 100% इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए लालायित होगा कि अगर ये मेडिसिन आती हैं ऑटोमेटिकली बूस्टअप होगा। ये साइकोलॉजिकल असर लेकर के आएगा, मनोवैज्ञानिक धारणा इन्वेस्टर्स में। ये बहुत बड़े अच्छे साइन है। और दूसरी चीज मैं इसके साथ जोड़ना चाहूंगा, अगर डिमांड की जब हम बार बार बात कर रहे हैं प्रदीप जी, बेसिकली अगर आप देखें जो चैलेंज है, आप जब तक एग्रीकल्चर सेक्टर, उसकी अलाइड एक्टिविटीज, उससे संबंधित पोल्ट्री हो, फिशरी हो, दूसरी चीजें गार्डनिंग हो, वो चीज प्लस एमएसएमई सेक्टर, जब दोनों पे एम्फेसिस होगा और ये दोनों जब रिवाइव होंगे,
तभी आपकी मांग आपको दिखनी शुरू होगी, इससे पहले नहीं दिखेगी। चलिए रामनरेश रावत जी, आपका फाइनल कमेंट क्या कहेंगे? पुराने मकान को गिराना पड़ता है तो हम बहुत कमजोर हो जाते हैं। उसी बुनियाद पर हम जब अपनी कोई एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं तब वो जाकर कहीं ऐसा ना हो कि मकान गिराने के चक्कर में अगल बगल वालों का मकान भी गिर जाए। किसी पड़ोसी का नहीं गिरेगा, बल्कि पड़ोसी भयभीत हो जाते हैं हमसे। भारतीय संस्कृति जिस तरीके से बीजेपी राज्य में उभरी है मात्र 5-7 साल में, इतना दुनिया के लोगों ने लोहा मान लिया। अमेरिका ने हमारी बहन को उपराष्ट्रपति बना दिया, और पहले लगता था ट्रंप जो हैं आएंगे तो हमारा वो चले जाएंगे तो बाइडेन विरोध करेंगे, वो तो हमारे फातिहा पढ़ने लगे, हमारे लिए गुणगान करने लगे भारत के लिए। तो इस समय विश्व में हम निश्चित रूप से उभरती हुई एक बड़ी ताकत है, आर्थिक मामलों में भी, राजनीतिक मामलों में भी और कूटनीतिक मामलों में भी। मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है सर, मैं यहीं से इसी नोट पर इस चर्चा को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। मोदी है तो मुमकिन है, ये तो आप लोगों ने एक अच्छा नारा दे दिया है देश में। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो मोदी है तो मुमकिन है, और लगातार अर्थव्यवस्था में रफ्तार देने की कोशिश कर रहे हैं। आत्मनिर्भर 3.0 का आज ऐलान हो गया है, जिसमें 2,65,008 करोड़ रुपए की बूस्टर डोज दी गई है। लेकिन सवाल वहीं का वहीं खड़ा है कि क्या इससे डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी तब तक फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, और अगर फैक्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ना शुरू नहीं हुआ तो रोजगार नहीं बढ़ेंगे। हालांकि सरकार ने रोजगार बढ़ाने के लिए भी ईपीएफ में हेल्प करने की कोशिश की है, लेकिन सूरी साहब कह रहे हैं कि ये इतना आसान नहीं होगा। अब क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले।